गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका वेलकम हमारे आज के तीसरे पार्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यू में। हमने पिछली क्लासों में करीब 60 एमसीक्यू कवर किए, जिसमें हमारी पहली और दूसरी यूनिट कवर हुई है। ठीक है, आज हम तीसरी चौथी यूनिट कवर करेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। हम ये बिजनेस कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है 47, कंसाइजनेस ऑफ मैसेज रेफर्स टू। ठीक है, कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस का मतलब होता है कम शब्दों में, छोटा। तो बेटे इसमें अगर हम मीनिंग को जानते हैं तो ब्रेविटी का मतलब भी होता है कम शब्दों में कहना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कंसाइजनेस। फिर कह रहा है 48 का जो है कि एरर इन लैंग्वेज, ग्रामर और विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट टेक अवे। तो चार ऑप्शन है, क्लैरिटी, करेक्टनेस, क्रिस्पनेस और कंसाइजनेस। तो 48 का बेटे जो आंसर हो जाएगा वो है बी। ठीक है, 49th क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन अ सेलर एंड अ कस्टमर। तो ऑप्शन आपके पास चार है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्जिनल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो बेटा आपका जो 49 का है, 49 का आंसर भी आपका रहेगा बी, बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये बिजनेस कम्युनिकेशन है क्यों? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, मैनेजरियल भी उसी के अंदर का पार्ट है, प्रोफेशनल भी। ठीक है, इसलिए अगर ऑड वन आउट करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि बिजनेस डील होगी सेलर एंड कस्टमर के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है। सेलर अंदर का है, कस्टमर बाहर का है ना। तो 50 क्वेश्चन क्या है? 50 क्वेश्चन कह रहा है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल स्किल, एवोल्यूशन टेक्निक और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बेटे ये क्या है? सारे के सारे हमारे कम्युनिकेशन स्किल है ना। 50 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, वर्बल एंड नॉन वर्बल, है ना। 51 क्वेश्चन के पास अगर हम आए तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं? रिसीवर रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, एवेन्यू थ्रू विच मैसेज आर डिलीवर, ऑब्स्टिकल दैट इंटरफेस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, द सर्कमस्टांसिस अंडर विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। इसमें भी अगर ऑड वन आउट करें तो बेटे कम्युनिकेशन क्या है? ऑब्स्टिकल्स जो भी आते हैं बीच में। हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था, जब सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक जो मैसेज और फीडबैक जाता है, उसके बीच में जो साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, फिजिकल और सिमेंटिक बैरियर्स जो होते हैं वो क्या है? ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं। और ये सारी रुकावटें जो है कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं। इसलिए 51 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और 52 की अगर हम बात करें, 52 कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट ईमेल, सिंबल, टेलीफोन कॉल और मैसेज। तो 52 का जो आंसर बेटे आंसर बी। अब बी क्यों है बताओ? बी इसलिए, ईमेल आपका रिटर्न में आपको आता है, टेलीफोन में आप कॉलिंग करते हैं, है ना, स्पीकिंग कर रहे हैं, और टेक्स्ट मैसेज भी आप पढ़ रहे हो तो रिटर्न में, ये भी रिटर्न है, ये भी, ये वर्बल है ना, इसमें बोल रहे, सुन रहे हो, स्पीकिंग हो रही है ना, ओरल है, टेक्स्ट मैसेज रिटर्न है। तो इसलिए सिंबल्स जो हैं आपके वो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है ना, और बाकी सारे वर्बल के एक एग्जांपल, बस सिंबल नहीं है। 53 की अगर हम बात करें, कह रहे हैं डैश इज़ अ वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस फॉर्म ऑफ पोस्चर। अच्छा, पोस्चर में होता क्या है ना, देखो एक होता है गेस्चर, एक होता है पोस्चर। हाथों की मूवमेंट को कहते हैं गेस्चर, ठीक है, और जो खड़े होने की स्टाइल को, बैठने की स्टाइल को कहते हैं पोस्चर। तो क्या बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, टेंशन, ब्रीथिंग ऑन टोन एट्सेट्रा आर द नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो 53 का बेटे क्या आंसर हो जाएगा? टी, है ना। ये सारे क्या हैं?
नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन और ओरल हमारा वर्बल होता है, और ये जो बाकी एग्जाम बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, टेंशन, ब्रीथिंग, टोन, टचिंग, ये सारे हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, अब 54 का अगर हम देखें, 54 क्या क्वेश्चन कहता है, 54 कहता है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फिच इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 90% बिलोंग टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें 90% जो कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल में होता है ना। वर्बल क्या है, ओरल एंड रिटन, मौखिक और लिखित, और इशारों से, बैठने की स्टाइल से, आवाज़ की टोन से, पैरा लैंग्वेज, ये सारे हमारे क्या आइनेटिक्स, ये क्या है हमारे नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और जो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फिच है वो भी कहते हैं कि हमारा 90% जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल तरीके से होता है। डैश इज़ अ मीन द पोजीशन इन विच यू होल्ड योर हैंड व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग। अभी मैंने बताया जब भी हम खड़े होने के स्टाइल को, बैठने के स्टाइल को क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पोस्चर। गेस्चर क्या होता है, गेस्चर होता है जब हम अपनी हैंड की मूवमेंट करते हैं, नीचे थम्स अप, थम्स डाउन, है ना, अपनी सर को आगे की तरफ हिलाना, दाएं लेफ्ट राइट हिलाना, ये सारे क्या चीज़ होते हैं बेटे, ये हमारे होते हैं गेस्चर। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, पैरा लैंग्वेज होता है बेटे कि हम किसी सेंटेंस को पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, तो ये अलग अलग तरीके से बोलने का जो तरीका है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं। एक होता है प्रोक्सिमिसिस, प्रोक्सिमिसिस होता है बेटे स्पेस लैंग्वेज, कि आपका पर्सनल स्पेस कैसा है। ठीक है, सपोज़ 1 फीट के अंदर जो लोग रहेंगे आपके वो क्लोज फ्रेंड रहेंगे, और 12 फीट के जो रहेंगे वो आपके पब्लिक रहेगा। तो ऐसे ही कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है प्रोक्सिमिसिस में, जिसमें आपकी कुछ कैटेगरीज होती है, जोन होते हैं, पर्सनल स्पेस लैंग्वेज कहते हैं इसको। ठीक है, वो तो अगला क्वेश्चन प्रोक्सिमिसिस से रिलेटेड है, जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोक्सिमिसिस योर स्पेस लैंग्वेज जोन आर क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, 4 कैटेगरी के अंदर आपको बांटा गया है, 1 फीट, 3 फीट, 4 फीट, ऐसे करके दिया हुआ है। फिर 57 क्वेश्चन कहता है द की टू राइट अ सक्सेसफुल रिज्यूम आर। ठीक है, ये आपका 3rd जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चन आ गया। 57 का आंसर कह रहा है जो आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अच्छा बेटे, यहाँ पे 2 चीज़ होती हैं कि रिज्यूमे एक होता है CV, करिकुलम विटे। बेटे दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, सपोज आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हो, तो सिर्फ अकाउंटेंट की जॉब से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप रिज्यूमे के अंदर लिखते हो। CV के अंदर आप क्या लिखते हो, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में किया हुआ है, अकाउंटेंट बैकग्राउंड का किया हुआ है, मार्केटिंग बैकग्राउंड का किया, या जो भी आपका जीवनी है, जो भी आपने अब तक किया, जो भी अचीवमेंट है स्कूल की, कॉलेज की, वो सारी CV में लिखी जाती है। और रिज्यूमे में आप जिस जॉब रोल के लिए जा रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये शॉर्ट होता है, 1-2 पेज का होता है, ये 3-4 पेज का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा कंसाइज होता है, ये थोड़ा ब्रॉडर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अच्छा क्या क्या, टू लॉन्ग नहीं होता, देखा रिज्यूम आपका टू लॉन्ग नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। 58 का क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है, वाइल गिविंग एन इंटरव्यू बी डैश इन योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। कैसे होना चाहिए बेटे, इसमें हम अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक और नॉन ऑफ द नहीं, मॉडेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका इंडस्ट्री देती है उसके अकॉर्डिंग आपको मांगना चाहिए। फिर 59 का क्वेश्चन है बेटे कि एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजली इन डैश फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, पर्सन टू पर्सन, प्रिस्क्राइब फॉर्म, रेगुलर इंटरवल, ऑथोरिटेटिव। बेटे प्रिस्क्राइब फॉर्म हो ही नहीं सकता, है ना, और या रेगुलर इंटरवल पे भी नहीं होगा, ऑथोरिटेटिव भी नहीं होगा, या आपका पर्सन टू पर्सन होता है ना। एक बार क्वेश्चन देख लो, इनफॉर्मल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ग्रेप वाइन, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं मान लो,
ये पांचों आपस में कैसे बात कर सकते हैं, ये इससे कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, कैसे भी बातचीत कर सकते, किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है ना। यहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। जहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनफॉर्मल रिपोर्ट भी ऐसी ही होगी, जो आपस में वो लोग बात करें वही इनफॉर्मल रिपोर्ट है, ठीक है। तो 59 का जो आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस एंड डिसाइड इन अ मीटिंग इज अ कॉल्ड एज। अच्छा, लिस्ट ऑफ आइटम जो कि डिस्कस किए जाने हैं किसी मीटिंग के अंदर, है ना। तो बेटे देखो, सपोज एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस की कंपनी है। इस रिलायंस कंपनी की हर साल एक एजीएम होती है, क्या होती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। अब इस एजीएम के अंदर सपोज डिविडेंड देने की बात है कि डिविडेंड किसे देना है, कितना देना है, डिविडेंड देना भी है या नहीं देना है, हमें ऑडिटर चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑडिटर को तो कौन होगा हमारा बदलना है, डायरेक्टर कौन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मान लो हमारे बिजनेस है, मीटिंग की क्या है, बिजनेस है। ये जो भी डिस्कशन होना है इन्हें कहते हैं एजेंडा। लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। जो भी चीज़ें हमारी मीटिंग के अंदर होने वाली उसे क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। अब जो भी चीज़ हुई हमारी मीटिंग में, जो भी हमने बातें करी, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है उसे कहते हैं मिनट्स, ठीक है। अब अगर मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि डिविडेंड देना ही है, या डिविडेंड दिया जाना है या नहीं दिया जाना, मान लो दिया जाना है, और ऑडिटर बदलना है और डायरेक्टर को नहीं बदलना है, जो भी फैसले लिए गए इस मीटिंग के अंदर उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। मिनट्स, जो काम हुआ, जो भी हमने रेजोल्यूशन लिया, जो भी हमने डिस्कशन की एक मीटिंग के अंदर, जो भी हमने डिस्कशन की, उनको कहते हैं मीटिंग्स और मिनट्स। उस मीटिंग के अंदर होने क्या वाला था पहले ही पता होना चाहिए शेयर होल्डर्स को, या जो भी मीटिंग अटेंड करने उन्हें कहते हैं एजेंडा। और मिनट्स जो लिखा गया और जो फैसले लिए गए उन्हें रेजोल्यूशन। इनवॉइस आपका जो बिल होता है ना, तो ये कह रहा है लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस, जो होने वाला है ना, तो वो क्या होता है, डी ऑप्शन से ये एजेंडा होता है, ठीक है। अगर हम 51 एन एजेंडा प्रिपेयर इन कनेक्शन विद, अब एजेंडा बनाया क्यों जाता है ना, मीटिंग के लिए बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाएगा ना। तो 61 का आंसर ए जो सही हो जाएगा, है ना। एजेंडा क्या है, उस मीटिंग के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ वो मिनट्स होते हैं, उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए वो रेजोल्यूशन हो जाता है। अगर हम 62 क्वेश्चन की बात करें आगे चल के, तो 62 कहता है कि इन डैश इज़ अ कनेक्शन कम्युनिकेशन विच कंटेन द डिसीजन ऑफ द मीटिंग, है ना। वो कौन सी जगह जहाँ पे एक मीटिंग की डिसीज़न को लिखा जाता है, रखा जाता है, अभी मैंने आपको बताया वो जगह है मिनट्स। जो भी काम हम करते हैं अपनी मीटिंग में, जो भी डिसीजन लेते हैं, उसको जिस रजिस्टर में जिस जगह लिखा जाता है उसे कहते हैं मिनट्स। 63 क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो बेटे अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टेब्लिश प्रोसीजर इज डैश रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट, है ना, जो किसी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट। और जो किसी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती उन्हें क्या कहते हैं, इनफॉर्मल रिपोर्ट। अगर हम 64 क्वेश्चन की बात करें कि डैश इज डन बाय ड्राइंग अ लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग, तो 64 का क्या है बेटे, हाँ अभी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया कि डैश इज डन बाय ड्राइंग अ लिस्ट ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग, एजेंडा इसका आंसर हो जाएगा। मिनट्स बुक्स आर द डैश बुक ऑफ द कंपनी, बेटे ये क्या होती हैं 65 का, हाँ ये हमारी स्टैट्यूटरी बुक्स होती हैं, ठीक है। जो मिनट्स होती है हमारी क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी संवैधानिक किताबें होती हैं, जिन्हें एक कंपनी को अपने पास संभाल के रखना पड़ता है, ऑनलाइन अवेलेबल कराना पड़ता है। कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर होता है, इनको एक प्रिस्क्राइब फ़ी देके इनको जांच सकता है, देख सकता है कि कंपनी के अंदर क्या क्या डिसीजन लिए गए, ऑडिटर से रिलेटेड
क्या कहते हैं डायरेक्टर से रिलेटेड या डिविडेंड के से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे दिखाएगा वो उससे रिलेटेड, ठीक है। 66 क्वेश्चन है बेटे आपका कि डैश एंड टेस्टिमोनियल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ अदर द एप्लीकेंट सूटेबल फॉर अ पोजीशन। कौन सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि एक पर्सन जो एप्लीकेंट है वो सूटेबल पर्सन है इस पोजीशन के लिए। तो 66 का बेटे क्या क्वेश्चन है, आंसर है हो जाएगा रेफरेंस बताते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस क्या होते हैं देखो, क्या रेफरेंस एंड टेस्टिमोनियल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ द अदर्स द एप्लीकेंट सूटेबल फॉर अ पोजीशन क्वालिफिकेशन सर्विस सर्टिफिकेट लेटर। देखो रेफरेंस होता क्या है, आपने मान लो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, वो असाइनमेंट आप कहीं ना कहीं से लेकर आए, जहाँ से भी आपने उसको लिखा है उस चीज़ को आप क्या करोगे, नीचे लिखना को बताने को कि आपने कहाँ से चीज़ को उठाया है, उसे कहते हैं रेफरेंस। क्वालिफिकेशन क्या है, जो आप बीकॉम कर रहे हो, सर्विस सर्टिफिकेट आपने अगर पहले कहीं काम किया तो वो लेटर है ही। 67 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो 67 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इंडिविजुअल नेचुरली मेंटेन बिटवीन ईच अदर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चंस में देखा कि जो स्पेस लैंग्वेज होती है, सपोज़ ये एक पर्सन है, पर्सन एक्स, इस पर्सन एक्स के ये दो फ्रेंड है, ये क्लोज फ्रेंड है, इनके बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 1 फीट हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अगर क्या कहते हैं वाइफ होगी, है ना, वाइफ का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, इंटीमेट होगा, टच हो सकता है। जो पब्लिक का स्पेस होगा वो कितना होगा, 12 फीट होगा, है ना। तो ये स्पेस लैंग्वेज है और इसी को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिसीज कहते हैं, इसलिए 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर हम 68 क्वेश्चन के पास आते हैं तो 68 क्वेश्चन कहता है अ सर्कुलर इज अ फॉर्म ऑफ ओरल फेस टू फेस ग्रुप कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। बेटे ये क्या है, एक ग्रुप कम्युनिकेशन है ना, सर्कुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, टेबल है, इस टेबल के राउंड में 5 लोग बैठे हुए हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आपस में कैसे हैं, सर्कुलर है। एक है डनिंग लेटर्स। डनिंग लेटर्स क्या होते हैं, कलेक्शन लेटर्स होते हैं, ठीक है। डनिंग लेटर्स क्या होते हैं, कलेक्शन लेटर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, हम क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं तो डैश इज अ डैश इन डैश स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स unintentionally communicates something more than what the actual word state। तो इसे कहेंगे बेटा मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, मेटा कम्युनिकेशन। अब मेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, कम शब्दों में अधिक बात को बोलना, ठीक है। कम शब्दों में ज़्यादा, जैसे मुहावरे होते हैं, है ना, मुहावरे में बोलना कुछ और जाता है, अर्थ उसका कुछ और निकलता है। तो जब भी ऐसी बातें कही जाएंगी जिसमें बोलना कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकले, है ना। अंधे के हाथ में दिए तले अंधेरा हो सकता है क्या, नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बेवकूफ़ होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, मेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। 71 क्वेश्चन की बात करें, टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी लर्न टू discern the difference in sound, discriminating listening, biased listening, evaluation और appreciative listening। तो बेटे 71 का जो आंसर है वो है ए। इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं। 72 क्वेश्चन कि इन डैश द रिसीवर होल्ड प्री कंसीव नोशन विच शेप द वे रिसीवर डिकोड द मैसेज डिकोड द सेंडर्स मैसेज। तो 72 का जो आंसर है बेटा वो है बी, बायस लिसनिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। सेवेंटी थ्री का है कि डैश इज ऑल्सो रेफर टू एन क्रिटिकल और जजमेंटल लिसनिंग। जजमेंटल और जजमेंट का मतलब क्या होता है, इवेल्यूएटिव। 73 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। जजमेंट कर रहे हैं आप, किसी को इवेल्यूएट कर रहे हैं, परख रहे हैं, तो इसको क्या होगा, इवेल्यूएट हो जाएगा। 74 का
डैश टेक प्लेस व्हेन यू लिसन टू ओनली दोज थिंग दैट यू वांट टू हियर एंड टू दोज दैट यू आर इंटरेस्टेड। तो इसे कहते हैं बेटा एप्रिशिएटेड, आप सिर्फ वही बातें सुनना चाहते हैं जो आपके मतलब के, तो इसे क्या कहते हैं, एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके 3rd यूनिट के क्वेश्चन है। फिर इन डैश फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट इज परमिटेड टू कम्युनिकेट विद द बॉस ऑफ हिज बॉस। तो बेटे जब आप बॉस के बॉस से बात कर पाएँ तो इसे कहते हैं हम इन्वर्टेड वी। तो 75 का जो है सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी के सपोज ये इसका बॉस है, ठीक है, अब इससे तो हो सकता है और ये इसका बॉस है, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, इससे बात कर सकता है ना। जाना चाहिए था 1 2 के हिसाब से, लेकिन ये 1 पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन इसने क्या करा, इसको पास करके डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो इसे क्या कहते हैं, वी कहते हैं। ठीक है, वी शेप बनाया है इसने, इसलिए इन्वर्टेड वी कहा जाएगा। फिर डैश इन्वॉल्व हाउ वी अरेंज पर्सनल स्पेस एंड व्हाट वी अरेंज इन इट। तो अभी मैंने बताया जब भी पर्सनल स्पेस की बात होती है तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिसिस। ठीक है, फिर 77, तो 77 क्या है, डैश इन्वॉल्व हाउ वी अरेंज पर्सनल डैश इज़ अ स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट। इसे कहते हैं बेटे क्या, काइनेसिस। ठीक है, देखो काइनेसिस हमने पढ़ा कि आप बॉडी के फिजिकल मूवमेंट, गेस्चर पोस्चर क्या है। ठीक है, काइनेसिस क्या है, गेस्चर एंड पोस्चर। प्रॉक्सिमिस क्या है, पर्सनल लैंग्वेज कि आपके पास में कौन है, थोड़ा दूर कौन है ना। टाइम लैंग्वेज, और फिर पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, बोलने का तरीका, किसी शब्दों को आप कैसे बोल रहे हैं। 78 क्वेश्चन पे आते हैं। 78 क्वेश्चन क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स हाउ वी से समथिंग इन डिफरेंट पिच, टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन सच ए स्लो और फास्ट। जब कोई म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, उस म्यूचुअल फंड के ऐड में और सब्जेक्ट मार्केट रिस्क ऐसे करके जल्दी से बोल के वो निकल जाता है, इसको क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं। किसी वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलने को क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि डैश आर आवर बॉडी पार्ट स्पेशली आर्म, लेग, हैंड एंड हेड कन्वे मीनिंग। ये क्या हो जाए 79 का। अभी मैंने बताया पैरा लैंग्वेज बोलने का तरीका होता है, प्रॉक्सिमिस पर्सनल स्पेस होता है, टाइम लैंग्वेज कि किस समय पे आप बोल रहे हो। गेस्चर हैंड मूवमेंट है ना, आपका हाथ का मूवमेंट नीचे है ऊपर है, सर ऐसे कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, आंखें कैसे चढ़ा रहे हो, रुला रहे हो, देख रहे हो, फेस के एक्सप्रेशन, ये सारे क्या होते हैं गेस्चर। और आप बोलने का, बैठने का तरीका, आप ऐसे बैठे हो है ना, आप स्ट्रेट बैठे हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी, ये होती है पोस्चर। अब क्वेश्चन नंबर 80 की जब बात करेंगे, स्मॉल कार्ड दैट कंटेन इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन इन नोन एज। तो 80 का बेटे हैंड आउट्स। हैंड आउट होते क्या है, सपोज ये आपकी स्क्रीन है प्रोजेक्टर की, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बोलते बोलते आपको कुछ भूल जाता है, आप इस स्क्रीन को देखते हो या अपने हाथ में जो हैंड आउट्स ले रखे हैं उनको देखते हो, तो इसी को क्या कहते हैं, हैंड आउट्स कहते हैं। कह रहे 81 क्या है, डिफरेंस कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस आर, है ना, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटेशन दैट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस आर अटेंशन ग्रैबर। क्या होता है अटेंशन ग्रैबर, सपोज अटेंशन ग्रैबर है क्या, आपने अपना यहाँ पे कुछ रिटर्न में लिखा हुआ है ना, फिर आपने यहाँ पे पिक्चर लगा दी, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन चला दी, यहाँ पे कोई एनिमेशन दे दिया, तो ये क्या कर रहा है, लिखे हुए से ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या है, ये पिक्चर्स अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अटेंशन ग्रैबर कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, अटेंशन ग्रैबर। तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी चीज़ें ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं वो क्या होता है, अटेंशन ग्रैबर। और जो स्पीकर है उसको कुछ भूल गया, उसको याद दिलाने के लिए उसके पास क्या रहते हैं, हैंड नोट्स रहते हैं। 82 का है बेटे, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस टू सप्लीमेंट दैट कंटेन ऑफ द प्रेजेंटेशन, है ना, ये भी हैंड आउट्स होंगे, आप अपने पास भी रखेंगे और अपनी ऑडियंस को भी प्रोवाइड कराएंगे अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो। कह रहे 7 C's होते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना कि कौन कौन से 7 C's होते हैं। तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कैंडिडेटनेस,
ये सारे के सारे आपके 7C में आ जाते हैं। क्लैरिटी, कंसिडरेशन, करेक्टनेस और कलेक्टिवनेस। तो 84 का बेटे जो कलेक्टिवनेस कुछ नहीं होता है, कंक्रीटनेस का मतलब क्या है, जो भी आप कहोगे बिल्कुल तथ्यों के साथ, सबूत के साथ कहोगे। कंसिडरेशन कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लेना देना। क्लैरिटी मतलब साफ शब्दों में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। 85th क्वेश्चन है कि आवर पर्पस इन अ डैश प्रेजेंटेशन इज टू कन्वे आवर लिसनर टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, इमेज बिल्डिंग और मल्टीपर्पस। तो 85th का बेटे सी। 85th का क्या है, 85th का बेटे सी, इमेज बिल्डिंग। अब 85th का है सी, 86 सॉरी 86 क्वेश्चन क्या कहता है, आवर पर्पस इन अ प्रेजेंटेशन इज टू मूव योर ऑडियंस टू टेक योर सजेशन एक्शन परसुएसिव होनी चाहिए आपकी जो ऑडियंस होने से प्रभावित होनी चाहिए। फिर 87 डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस एंड कंसिडरेशन। तो बेटे इसका हो जाएगा सी। कंक्रीटनेस का भी मैंने आपको बताया, कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हो आपके पास उसकी क्या होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, है ना, कि आप डाटा होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप वो बातें कह रहे हो। 88 डैश प्रेजेंटेशन इंक्लूड टॉक, सेमिनार, प्रपोजल, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग द प्रेजेंटर और प्रेजेंटर्स शेयर देयर एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। 88 का क्या हो जाएगा बेटा, 88 का कह रहा है इंफॉर्मेटिव, ठीक है। फिर 89 इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। बेटे जब जीडी होती है उसमें सब कुछ देखा जाता है, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर 91 का है कि ए डैश फोकसेस ऑन योर स्किल एंड एक्सपर्टीज रेदर देन ऑन योर क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री, फंक्शनल रिज्यूम, मिनी रिज्यूम, कॉम्बिनेशन रिज्यूम और क्रोनिकल रिज्यूम। तो बेटे इसमें क्या आ जाएगा, जहाँ पे आपकी स्किल्स को देखा जा रहा है वो फंक्शन है, आप क्या काम कर सकते हो। फिर 92 कह रहा है डैश स्टार्ट बाय लिसनिंग योर वर्क हिस्ट्री विद द मोस्ट ऑफ द रिसेंट पोजीशन, लिसन फर्स्ट। तो बेटे 92 का हो जाएगा डी के। आपने पहले क्या करके आए हो, पहले आप ए ऑर्गेनाइजेशन में थे, फिर बी ऑर्गेनाइजेशन, फिर सी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, आप कहाँ कहाँ काम करके आए हो। फिर 93 CV is known as profile, personal profile, personal data qualification sheet, all of the above। तो बेटा इसका आंसर all of the above है ना। रिज्यूम और CV में डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया। जो CV होता है एक ब्रॉडर फॉर्म है और वो एक छोटा फॉर्म है ना, कंसाइज फॉर्म है। जब 94 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो कह रहा है डैश आर यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन as a mean of having written record, established practice such as instruction on how undertake specific tasks and work policies। 94 का है मैनुअल्स, जो गाइडलाइंस दी जाती हैं वो आपकी, वो क्या होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, वहाँ पे लिखा जाता है काम कैसे किया जाना है, कैसे नहीं किया जाना है। 95 का भी वही सेम क्वेश्चन है, फॉर्मल डैश आर यूजली the least formal method of written communication within the workplace and you will usually include various notice and information manuals होते बेटा, ये भी इसका भी आपका मैनुअल्स हो जाएगा। फिर 96 कह रहा है डैश इज नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, डेप्थ और एग्जिस्ट।
बेटे स्ट्रक्चर क्वेश्चन और स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू और डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात करें, जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यूअर के पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और उन्हीं क्वेश्चन में से आपसे वो पूछेगा, उन्हीं के आपको जवाब देने हैं, तो इसे कहेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। जब एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू से कोई से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो उसे क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर, ठीक है। अगर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं तो स्ट्रक्चर, और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। डेप्थ, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर पूछता है तो डेप्थ हो जाएगा। फिर 97 कह रहा है फॉर्मल इंटरव्यू इज़ ऑल्सो नोन एज प्लान इंटरव्यू, क्योंकि सब कुछ पता होता है कि आपको पहले किस स्टेज से निकलना है, पहले आपका एक ओरल इंटरव्यू होगा, फिर रिटर्न इंटरव्यू होगा, ऐसे करके, है ना। फिर 98 डैश लेटर शुड बी ऑर्गेनाइज लाइक सेल लेटर, रिज्यूम, CV, एप्लीकेशन लेटर या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटे 98 का है C, ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना। फिर 99 कवर लेटर किसे कहते हैं, कवर लेटर 99 वाले को आंसर है बेटा इसका भी C, एप्लीकेशन लेटर ही कहते हैं, रिज्यूम और CV और सेल्स लेटर नहीं है। 100 एक लास्ट क्वेश्चन और आज का करते हैं, कह रहे कि डैश इज डॉक्यूमेंट सेंड विद द रिज्यूम टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो 100 का क्वेश्चन का आंसर है बेटे B, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमने, इस लेक्चर में हमने कम से कम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 100 में से 60 क्वेश्चन करने हैं और 60 में से 30-35 क्वेश्चन तो आपके इजीली इसमें आ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन you may ask me by giving comments. I help you when I am free and whenever possible for me. Thank you.